यस सर। ठीक है, चलो। कैपेसिटर का नाम सुना है? यस सर। क्या होता है? बोलो। कभी तो देखा होगा, कहीं देखा है कैपेसिटर को? फैंस। फैन में देख। यस कैसा रहता है? कैसा दिखता है देख फैन में? सिलेंडर टाइप। तो सिलेंडर का स्ट्रक्चर का होता है। क्या करता है कैपेसिटर? बताओ। क्या काम है इसका? सर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। अच्छा, तो कैपेसिटर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा फैन में? सर तो फिर जो मशीन का पेट्रोल लगे वो जल्दी ना। क्या होगा? So capacitors are used to store electric charge or energy in the form of electric field. करता क्या है कैपेसिटर, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फैन ही नहीं, बहुत हर चीजों में कैपेसिटर होता है, मतलब मैक्सिमम चीजों में। फैन में तो क्या है कि ट्रेडिशनली देखा हुआ है, तुम लोग सुनते रहते हो इसलिए बोलते हो। हर चीज में ऐसा होता है। जैसे ये समझिए कि फैन को जब ऑन करते हो तो फैन तुरंत तो फुल स्पीड में नहीं घूमने लगता है, धीरे 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 घूमता है, फिर अपना एक स्पीड मेंटेन करता है ना? टाइम। यस सर। सिमिलरली ऑफ भी करते हो तो सडनली नहीं रुक जाता है, वो टाइम लेता है, धीरे धीरे रुकता है। अगर फैन तेजी से चल रहा है और सडनली रुक जाए तो क्या होगा? टूट जाएगा, वियर एंड टियर डैमेज होगा, उसमें मैकेनिकल डैमेज होगा। या जैसे स्विच ऑन करते हुए क्या होता है, लाइट कैसे जितने से ग्लो करना होता है उतने से तुरंत ग्लो कर जाता है, तो उसमें तो कंडेंसर या कैपेसिटर नहीं रहता। या ऑफ करते हैं तो तुरंत वो बंद हो जाता है। फैन के साथ क्या है, फैन अगर ऐसा होगा कि स्विच ऑन करने के साथ ही तुरंत अपने मैक्सिमम स्पीड से चलने लगेगा तो उसमें मैकेनिकल डैमेज होगा ना। तो कैपेसिटर क्या करता है, वो चार्ज को स्टोर रखता है, मतलब जब आप स्विच ऑफ करते हो तो भी धीरे धीरे वो सर्किट को एनर्जी देता रहता है जब तक कि रुक ना जाए। ठीक वैसे ही जब ऑन करते हैं तो तुरंत उसको बाहर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं आता है, धीरे 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 जो उसके अंदर का चार्ज है वो उसके अंदर सर्किट बिल्ड करता है, तब जाके वो बाहर से जो करंट आ रहा है वो पहले कैपेसिटर को चार्ज करता है और भी बहुत सारी चीजें हैं, फिर उसके बाद तो ये जो रेगुलेशन है ये काम है कंडेंसर का। तुम्हारे लैपटॉप में भी रहता है, लैपटॉप का चार्जर देखा है? उसमें देखोगे स्विच ऑफ करते हो तो उसके 5 मिनट के बाद वो उसके पास जो कंडेंसर बड़ा सा लगा रहता है उसका लाइट ऑफ होता है। ध्यान दिया है ऐसा ग्रीन कलर वाला? यस 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 सर। तो वो जो मोटा सा देखते हो वो भी कंडेंसर ही है। कैपेसिटर का जनरल नाम कंडेंसर है, फिजिक्स वाला टेक्निकल नेम कैपेसिटर है, बट मार्केट में दुकान में एक जनरल नेम उसका कंडेंसर है। तो इसका काम है चार्ज को स्टोर करना। अब कहोगे दुनिया में हर कुछ चार्ज स्टोर करता है, सही बात है,
दुनिया में किसी भी चीज को पोटेंशियल दोगे तो उस पर कोई चार्ज आएगा ही आएगा। तो दुनिया का हर चीज कैपेसिटर है, तो हाँ है, दुनिया का हर चीज कैपेसिटर है। बट सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करे जिससे कि कुछ काम हो सके, तभी उसको हम उस चार्ज स्टोरेज का मतलब है ना। जैसे पानी का बॉटल है, तो पानी के बॉटल में भी पानी रहता है, और पानी का जो कैप है बॉटल का उसमें भी पानी रहता है। बट वो कैप के बॉटल में जो पानी रहता है उसका कोई यूज थोड़े ना है, उसको हम वाटर स्टोरेज डिवाइस थोड़े ना बोलेंगे। ठीक है, तो अगर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करता है जो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड सर्किट को थोड़ा तो ड्राइव दे सके, उसको हम लोग कैपेसिटर कहते हैं। बट टेक्निकली anything which can store charge, which has capacity to store charge is called a capacitor. यहां तक कोई दिक्कत? किसी सिस्टम को V पोटेंशियल दिया और वो चार्ज Q स्टोर किया, तो Q is proportional to V. So this Q is equal to some constant into V. ये जो सम कांस्टेंट है उसको हम लोग कैपेसिटेंस कहते हैं। और ये कैपेसिटेंस ही चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को मेजर करता है। ठीक है, Yes, sir. मतलब अगर कोई 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पर 5 कूलम चार्ज रख सकता है तो उसका कैपेसिटेंस 5 होगा। कोई किसी को 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दो और वो 1 यूनिट चार्ज ही रखे तो उसका कैपेसिटेंस कम होगा। तो ये जो C है इसी से पता चलता है कौन कितना अच्छा कैपेसिटर है, कौन कितना कंपेयर कर सकते हैं चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी को। इसका SI यूनिट फैराड होता है। ठीक है, ये जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है ये दो बातों पर डिपेंड करता है। पहला, ज्योमेट्री ऑफ कैपेसिटर, और दूसरा मीडियम पर। क्लियर है? ठीक है, तो जैसा मैंने कहा टेक्निकली देखा जाए डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो दुनिया का हर चीज कैपेसिटर, बट कितने काम का है उस पर डिपेंड करेगा कि उसको हम कैपेसिटर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे। जैसे एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर का कैपेसिटेंस कितना होगा ये एक बार निकालने की कोशिश करो। तो पहले इसको कॉपी कर लो और इसको कॉपी करने के बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो।
लिख लिया? Yes, sir. इसका आया कुछ आंसर? इसका आया कुछ आंसर? अरे ओ भाई साहब, क्या चाहता है तुम लोग? ये तो सबसे सिंपल कहानी है। ये एक स्फीयर है, स्फेरिकल कंडक्टर है। इस पर जो भी चार्ज रहेगा इसके आउटर सरफेस पर रहेगा। तो सपोज इसके आउटर सरफेस पर चार्ज Q है, इसका रेडियस R है, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? Q/4πε0R। ये तो पढ़ चुके हैं। Yes, sir. Q इज इक्वल टू 4πε0R इंटू V। इसका मतलब हुआ कि ये जो टर्म है यही हमारा C है ना? तो इसका कैपेसिटेंस क्या हो गया? 4πε0R। यही हमारा आंसर हो गया। तो R देखो साइज है, ε0 मीडियम है, उस पर डिपेंड करता है। आया समझ में? Yes, sir. चलो। तो कैपेसिटर बहुत तरह के शेप साइज के होते हैं। हम लोगों को जो पढ़ना है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब ये है कि ये कोई प्लेट है, ये दूसरा आइडेंटिकल प्लेट है, इन दोनों के बीच का सेपरेशन D है। इस पर चार्ज अगर मैंने Q+ दिया तो डेफिनेटली इस पर उतना ही -Q इंड्यूस्ड हो जाएगा। कॉमन सेंस है, नहीं तो Yes, sir. फील्ड 0 होगा ही नहीं, है ना? तो इस सिस्टम को हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोलेंगे। तो सपोज इस पर चार्ज Q है, प्लेट एरिया A है, अब अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और नेगेटिव चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ऐसा होगा। पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? σ/2ε0। नेगेटिव चार्ज के कारण भी σ/2ε0। सब कुछ तो इक्वल है, तो दोनों मिला के σ/ε0। सिग्मा क्या होगा? Q/A। तो Q/A∪0 ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, और ये पोजीशन से इंडिपेंडेंट है। तो इन दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस D। ऐसा होगा। Yes, sir. तो Q/ε0A इंटू D ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स हो गया। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स हो गया।
तो यहां से हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू डेल्टा V। ये जो एप्सिलॉन नॉट इंटू A है, एप्सिलॉन नॉट A इंटू डेल्टा V, यही वाला टर्म आपका हो गया कैपेसिटेंस Q इज इक्वल टू CV से, हुआ ना। तो C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी देखोगे तो प्लेट एरिया जितना ज्यादा होगा और सेपरेशन बिटवीन प्लेट जितना कम होगा उतना कैपेसिटर अच्छा होगा। तो यहाँ पर भी दिख रहा है मीडियम और ज्योमेट्री, इसी तीन चीजों पर, इसी दो बातों पर डिपेंड करती है ना। Yes, sir. सो टू आइडेंटिकल प्लेट्स having equal and opposite charges separated by a small distance is called a parallel plate capacitor। ठीक है, तो ये टेक्निकल डेफिनेशन है। इस चैप्टर में हम लोगों को पूरे चैप्टर में केवल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही मिलेगा, यही सिलेबस में भी है। वैसे अभी सिर्फ आज भर के लेक्चर में मैं आपको सिलिंड्रिकल भी बता दूंगा, स्फेरिकल भी बता दूंगा, सब कुछ, बट आगे ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही मिलने वाला है। तो कैपेसिटर से रिलेटेड सारी थ्योरी हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के थ्रू ही सीखेंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए इसको।
हो गया? लिख लिया सबने? Yes, sir. तो जैसा मैंने कहा, अलग अलग शेप साइज के कैपेसिटर होते हैं। तो सिर्फ शेप साइज अलग है, फंडामेंटल प्रिंसिपल सबका सेम है। आपको किसी भी शेप साइज का कैपेसिटर दिया जा सकता है और उसका कैपेसिटेंस आपको निकालने को पूछा जा सकता है। जैसे स्फेरिकल कैपेसिटर, सब में कहानी यही है कि अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया और चार्ज मिल गया, तो चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस उसका कैपेसिटेंस होगा। समझ आया? Yes, sir. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल वही Q इक्वल टू CV है। वो अलग अलग शेप साइज में जैसे एडजस्ट कीजिए, हर शेप साइज के लिए अलग अलग कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आएगा। जैसे ये हुआ एक स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर का मतलब है कि दो स्फेरिकल सरफेस जिस पर इक्वल अपोजिट चार्ज है, वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। जैसे इसमें क्या था, पैरेलल प्लेट था। इसमें क्या है, इनर सरफेस पर चार्ज प्लस क्यू है, आउटर स्फीयर के इनर सरफेस पर चार्ज माइनस क्यू है, रेडियस ए और बी है। इसका कैपेसिटेंस आपको निकालना है, इसको स्फेरिकल कैपेसिटर बोलेंगे। समझ आया? Yes, sir. कोशिश करो। कोशिश करो, ये आपको आता है। मैं सॉल्व कर दूंगा तो बोलोगे अच्छा इतना इजी था, मैंने नहीं किया। इसलिए एक बार कोशिश कीजिए।
Yes, sir. Found it. क्या आया? Sir, 4 pi epsilon naught AB upon B minus A. वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसको सरफेस 1 कहते हैं मान लो, इसको सरफेस 2 कहते हैं मान लो। तो सरफेस 1 का पोटेंशियल क्या लिखेंगे? खुद के चार्ज के कारण KQ/A, और बाहर वाले के चार्ज के कारण -KQ/B। क्यों? Yes, sir. आउटसाइड के लिए ये इनसाइड, बाहर वाले स्फीयर के लिए इनसाइड पॉइंट हुआ तो पोटेंशियल उसकी वजह से उतना ही होगा जितना उसके सरफेस पर है ना? पोटेंशियल ऑफ सेकेंड सरफेस ये 0 होगा। Yes, sir. समझ आया सबको यहाँ तक? Yes. पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया? KQ कॉमन 1/A -1/B होगा ऐसा। K is nothing but 1/4 pi epsilon naught, so 1/4 pi epsilon naught Q B minus A upon AB। तो यहां से Q आपको मिल जाएगा 4 pi epsilon naught AB अपॉन B minus A इंटू पोटेंशियल डिफरेंस V, ऐसा मिलेगा। तो ये जो टर्म है यही कैपेसिटेंस होगा। सो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए हमारे पास फॉर्मूला मिल गया, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB अपॉन B माइनस A। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर जो आप लोग फैन में देखते हो। तो सिलिंडर आपको जैसे आइडिया लग गया होगा कि हर कैपेसिटर में क्या होता है, एक पॉजिटिव सरफेस एक नेगेटिव सरफेस, दोनों फेसिंग टू ईच अदर। उसका जो आई मीन शेप साइज होता है, अकॉर्डिंगली हम लोग कैपेसिटर का नाम रख देते हैं। जैसे पैरेलल प्लेट में 2 प्लेट पैरेलल है, स्फेरिकल में 2 सरफेसेस स्फेरिकल हैं। तो सिमिलरली सिलिंड्रिकल में क्या होगा, 2 सिलिंड्रिकल सरफेसेस होंगे। होगा ऐसा? Yes, sir. तो इसका कोशिश, अच्छा ऊपर वाला कॉपी करना होगा ना, तो ऊपर वाला कॉपी कर लीजिए, फिर इस सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश कीजिए।
बोलो, आया कुछ? बोलो, कोई आइडिया सिलिंड्रिकल कैपेसिटर का? No, sir. सिलेंडर के कारण पोटेंशियल का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से ही जाएंगे। तो सपोज यहां से जनरल r डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो गॉस लॉ लगाएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, E इंटू स्फेयर का सरफेस एरिया, दैट इज 2πrl इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गया Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट L इंटू R, ऐसा मिल गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट नहीं है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस E डॉट dr फ्रॉम R इज इक्वल टू A टू B, ऐसा होगा। सो माइनस Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट L इंटीग्रल ऑफ dr अपॉन R फ्रॉम A टू B होगा। बोलो, Yes, sir. तो ये हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ इनर सरफेस, पोटेंशियल ऑफ आउटर सरफेस। तो आउटर का जीरो ये सब करने के बाद तो फाइनली आपको V मिल जाएगा, डेल्टा V, V2 माइनस V1 माइनस V2, Q अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट L ln B बाई A होगा। बोलो, Yes, sir. तो ये जो टर्म है यही आपका कैपेसिटेंस होगा, ये जो टर्म है यही आपका कैपेसिटेंस होगा। तो सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला हो गया 2π एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाय ln ऑफ B बाई A। क्लियर है? Yes, sir. हो गया, आगे बढ़ूं? No, sir. 1 minute. Sir, 1 minute.
Yes, sir, done. हो गया सबका? आगे बढ़े? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि अब हम लोग जो कुछ भी पढ़ेंगे वो सब सिर्फ और सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के रेफरेंस में पढ़ेंगे। मतलब थ्योरी फॉर्मूला सब वही होगा, हर जगह वहां सी की वैल्यू उसी को, ये स्फेरिकल या किसी का बार बार डायग्राम ड्रॉ नहीं करेंगे। बट इस तरह के बहुत से टाइप के कैपेसिटर हो सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। Suppose ये एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस C है। यहाँ पर इसको एक बैटरी से अटैच कर दिया, जिस बैटरी का ये पोटेंशियल डिफरेंस V है, और यहाँ पर स्विच है एक S। अब देखो T इज इक्वल टू 0 पर चार्ज ऑन कैपेसिटर 0 होगा। Yes, sir. जैसे ही इस स्विच को क्लोज करेंगे वैसे ही इस पर चार्ज धीरे धीरे डिपॉजिट होना शुरू होगा और मैक्सिमम चार्ज कितना डिपॉजिट हो जाएगा, C इंटू वी। तब बोलेंगे हम लोग कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया और फिर फर्दर चार्ज डिपॉजिट नहीं होगा। है ऐसा? तो किसी इंस्टेंट टाइम t इज इक्वल टू t पर चार्ज ऑन कैपेसिटर की वैल्यू Q है। अब अगर फर्दर चार्ज dq बैटरी से डिपॉजिट होता है इस पर, तो इस dq चार्ज को यहां से इधर जाने में, आई मीन ये फ्लो करके वापस आएगा, जो वर्क डन करना पड़ेगा वो वर्क डन कैपेसिटर के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगी, है ना? Yes, sir. तो ये जो dw होगा, ये dw क्या होगा, dq इंटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, that is dq into potential difference across capacitor at any point of time is q by c. So this is 1 by c, q dq is dw होगा। इसको दोनों Yes, को sir. अगर हम इंटीग्रेट कर दें so integral dw
is 1/c इंटीग्रल q dq. q is equal to 0 पर वर्क डन 0, q is equal to कैपिटल Q पर वर्क डन W. तो यही एनर्जी स्टोर होगा मेरा हाफ इंटू कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2. हाफ नहीं 1/c है यहाँ पर. 1/c इंटू कैपिटल Q स्क्वायर बाई 2. सो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला मिल गया मुझे Q स्क्वायर बाई 2c, या इसी को लिख सकते हैं हाफ CV स्क्वायर. Q को C इंटू V लिख दोगे तो ये हाफ CV स्क्वायर हो जाएगा. बोलो. Yes, sir. तो ये फॉर्मूला हो गया एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर का. जल्दी से इसको कॉपी कर लो. हो गया. आगे बढ़ो. Yes, sir. 1 minute, sir. ये तो हुआ वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड. यही हुआ ना एनर्जी स्टोर्ड. है ना. बट ये वर्क कर कौन रहा है? बैटरी कर रहा है ना. बोलो. बोल भाई.
Yes, sir. ये वर्क कौन कर रहा है? बैटरी कर रहा है। तो एनर्जी स्टोर्ड और वर्क डन बाय बैटरी में फर्क है। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, कोई पूछे वर्क डन बाय बैटरी, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा? बैटरी से जितना चार्ज गया इनटू बैटरी के दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज CV स्क्वायर। होगा ऐसा? Yes, sir. एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड कैपेसिटर, ये हम लोगों ने देखा हाफ CV स्क्वायर है। तो इसका मतलब है बाकी जो बच गया हाफ CV स्क्वायर वो लॉस हुआ होगा, है ना? Yes, sir. तो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड प्लस हीट लॉस। सो इस एग्जांपल में हीट लॉस कितना होगा? हाफ CV स्क्वायर होगा, है ना? सो 50% ऑफ वर्क डन बाय बैटरी हीट लॉस में चला जाता है। Yes, sir. क्लियर है? कॉपी कर लीजिए इसको। और इसको कॉपी करने के बाद एक ये क्वेश्चन कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। तो ये तीनों पॉइंट कॉपी कर लो और इस क्वेश्चन को कोशिश करो सॉल्व करने का।
Sir, half CV square. वो लोग क्या बोल रहे थे? Half CV square. वेरी गुड, वेरी गुड। सबने कर लिया? देखो, एट एनी टाइम S1 इज सर ओपन। एक सेकंड ऊपर जा सकते हो? अच्छा, अभी तो कॉपी भी नहीं किया है, हे भगवान, कर क्या रहा था इतनी देर से भाई? डेरिवेशन तो कर चुके हो, कॉपी की नहीं? सर वो लास्ट पार्ट बाकी था तो वो कर रहा था, इसलिए वो 3 सेंटेंस लेकर। नहीं नहीं, मतलब क्यूब स्क्वायर बाई 2c तक पहले मैंने लिखने को बोल दिया था ना शायद। हाँ सर। अच्छा, ठीक। यस सर, हो गया। ये देखो, ये सॉल्व किया तुम लोगों ने, कोशिश किया कि नहीं? अभी तुम लिख ही रहे थे, पता नहीं मुझे क्या कर रहे हो। अभी स्विच S1 क्लोज्ड है और S2 ओपन है, तो अभी इस पर इनिशियल चार्ज कितना होगा? C इंटू वी होगा। Yes, sir. जब स्विच को S1 को ओपन करेंगे और S2 को क्लोज करेंगे, चार्ज हो जाएगा 2CV होगा। तो पहले इस पर चार्ज था CV और बाद में इस पर चार्ज हो गया 2CV, मतलब इस बैटरी से चार्ज कितना गया होगा? CV गया होगा।
क्योंकि CV पहले से था और 2CV फाइनली होगा, मतलब नया CV और गया होगा इधर से। बोलो। Yes, sir. वर्क डन बाय बैटरी क्या हो जाएगा? CV इंटू 2V, दैट इज 2CV स्क्वायर। इनिशियल एनर्जी कितनी रही है थी इसमें? हाफ CV स्क्वायर। और फाइनल एनर्जी कितनी हो गई? तो हाफ इंटू C इंटू 2V का स्क्वायर, दैट इज 2CV स्क्वायर। हो गया? सो वर्क डन बाय बैटरी इज इक्वल टू इंक्रीज इन एनर्जी प्लस हीट लॉस। लिख सकते हैं ऐसा। So 2CV square is equal to final energy minus initial energy plus heat loss. बोलो। Yes, sir. So 2CV square minus half CV square plus heat loss, दोनों साइड से 2CV square कैंसिल हो गया। तो हीट लॉस हाफ CV स्क्वायर मिला। आया समझ में सबको? Yes, sir. कॉपी कर लो। हो गया? आगे बढ़ूं? बोलो, लिख लिए? Yes, sir. आगे बढ़िए। इसको कोशिश कीजिए।
आया कुछ? बोलो। No, sir. देखो, बी को डी से कनेक्ट किया है और ए को सी से कनेक्ट किया है, ऐसा कुछ है? यही कहानी है ना? Yes, sir. मतलब ये डायग्राम कुछ ऐसा हुआ कि ये एक कैपेसिटर है जिसका ये प्लस ये माइनस, और ये एक कैपेसिटर है जिसका ये प्लस और ये माइनस, इन दोनों को ज्वाइन किया है। 20 इंटू 2, इस पर चार्ज होगा 40 माइक्रोकूलम का और इस पर चार्ज होगा 30 माइक्रोकूलम का। इसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैराड और इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड। यही कहानी है। तो ये इनिशियल है, ज्वाइन करेंगे तो इसमें से कुछ चार्ज निकलकर इसमें चला जाएगा, है ना? कुछ चार्ज का फ्लो इधर से इधर होगा। बोलो। Yes, sir. और ये कब तक होगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। So 40 minus Q upon 2, this should be equal to 30 plus Q upon 3. ये बात समझ आया? इस कैपेसिटर से Q चार्ज निकल के अगर इधर गया तो इस पर चार्ज कितना हो गया? 40 माइनस Q, कैपेसिटेंस कितना हो गया? 2। तो 40 माइनस Q बाई 2, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, और वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी होना चाहिए। बोलो। Yes, sir. तो ऐसा कुछ होगा। So 10 is equal to Q by 2 plus Q by 3, that is 5Q by 6, ऐसा कुछ। Yes, sir. तो Q हो गया 12 माइक्रोकूलम। So question A, how much charge flows in the circuit? 12 माइक्रोकूलम, है ना? Yes, sir. B में how much heat is produced? तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी सिस्टम की? बोलो। कहाँ गया? इनिशियल Q कितना था? 40, और C कितना था? 2। तो इनिशियल एनर्जी होगा 40 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 प्लस 30 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3, दिस मच माइक्रो जूल होगा। Yes, sir. तो 40 स्क्वायर 1600, 1600 by 4, that is 400, 900 upon 6, that is 150, that is 550 जूल। ये सिस्टम की इनिशियल एनर्जी हो गई। Yes, sir. फाइनल एनर्जी क्या हो जाएगी? तो इस पर चार्ज अब कितना हो गया? 40 वाले पर 40 माइनस 12,
और इस पर 30 + 12 होगा ऐसा। Yes, sir. 40 - 12 कितना होगा? 28. 28। तो ये हो गया 28² / 4 प्लस 42² / 6। तो ये कितना हो जाएगा? 28 × 7 प्लस 42 × 7 होगा 48 प्लस Yes, sir. कितना हो जाएगा ये? 196। 196 होगा पक्का? मुख ज्यादा होगा ये। $490 हो जाएगा। तो हीट लॉस कितना हो गया? वर्क करने वाला तो कोई नहीं था, तो इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। इनिशियल कितना आया था? 550 माइक्रोजूल। 550. So 550 minus 490, that is 60 microjoule आंसर। आया समझ में कुछ? Yes, sir. कॉपी कर लो इसको। इसको कॉपी कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जिसका जिसका हो जाए लीव कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। चलो बाय। बस।